तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोशोलॉजी का ऑप्शनल सोशोलॉजी है, उसका पेपर 1 का टॉपिक 4 है सोशोलॉजिकल थिंकर्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स साहब क्या 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 कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, इतिहास में मटेरियलिज्म किसे समझते हैं, इस धारणा को हम समझेंगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज द साइंटिफिक कोर ऑफ मार्क्स सोशियोलॉजिकल थॉट। ये साइंटिफिक कोर था। मटेरियलिज्म मतलब कि हमें एक उपभोग की एक वस्तु तैयार करनी है, उपभोग की एक वस्तु तैयार करनी है, और इसके उत्पादन में मतलब इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कौन लोग लगते हैं, उसमें कैसे हायरार्की होती है, इसी का पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया है कार्ल मार्क्स साहब ने, और उसके अनुसार इन्होंने मार्क्स के सोशियोलॉजिकल थॉट दिए हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्ट्री में मटेरियल कैसे उत्पादित हो रहा था और कैसे लोगों की आपस में आवश्यकताएं पूर्ति हो रही थी, इसी की स्टडी मार्क्स ने अपने सोशियोलॉजिकल थॉट को डेवलप करने में यूज़ किया है। तो बिफोर दैट मार्क्स व्यूज ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। बिफोर दैट, इससे पहले मार्क्स का व्यू क्या था, ह्यूमन सोसाइटी, मानव का जो समाज है और उसका जो नेचर है, ह्यूमन का नेचर क्या है, सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल। ये कैसे सोच रहे थे, सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल, मतलब ये जो पूरी सोसाइटी है आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। चेंजेबल नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नेचर जो है चेंज होता है। जैसे कि कभी सोसाइटी जो है प्रोडक्शन में लगी हुई है, या एक सोसाइटी जो है बाद में बदलाव होके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी हो जा रही है ना। तो सोसाइटी का नेचर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल रिलेशनशिप। जैसे कि देखिए, इसका चेंजेबल नेचर ऑफ सोसाइटी में हम कैसे समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले 370 धारा लागू थी, तो वहाँ के लोग क्या समझते थे कि हम इंडिया से अलग हैं, है ना। तो वहाँ पे जो है वो कहते थे कि हम किसी को भी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीदने देंगे, या उन लोगों का नेचर थोड़ा अलग था। लेकिन अब जो है, और वहाँ के युवा ज़्यादातर आतंक की तरफ अग्रसर थे, लेकिन वहाँ पे 370 हटने के बाद और कई सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट पहुंचा, बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट वहां पे पहुंच रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा और वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। इससे वहाँ के नेचर जो है सोसाइटी का वो चेंज होगा, वो आतंकवादी नहीं बनेंगे और अच्छे हमारे भारतीय नागरिक बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से सोसाइटी का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है। ह्यूमन नेचर, है ना, क्योंकि वो उपभोग मैन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल रिलेशनशिप। ह्यूमन का जो मानव का नेचर है और सोशल रिलेशनशिप है, इसके बारे में क्या कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं, ह्यूमन विल नॉट अ पैसिव रिफ्लेक्शन ऑफ इवेंट्स। पैसिव रिफ्लेक्शन ऑफ इवेंट नहीं है ह्यूमन, जो है पैसिव रिफ्लेक्शन नहीं है, एक्टिव रिफ्लेक्शन है। बट कंटेन्स द पावर टू रेबल अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस। कोई सर्कमस्टांसेस होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो वो उसके विरोध में रेबल करता है। पैसिव नहीं है कि जैसे ही उस पर कोई तमाचा मारा और उसने खा लिया, ऐसा नहीं है। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको रेबल करता है। इन द प्रिवेलिंग लिमिटेशन, इन द प्रिवेलिंग लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, अपनी लिमिटेशन में रहते हुए वह उसका विरोध करता है। जैसे कि पहले मोनार्क थे, या पहले फ्यूडरशिप थी, है, या पहले ब्रिटिश शासन था, तो हमारे क्षमता क्या थी, हम उनको सबको बंदूकों से नहीं मार सकते थे, वरना वो हम सबको ही ख़त्म कर देते। जैसा कि डायर ने 1919 के जलियांवाला बाग में किया भी, हम लोग विरोध कर रहे थे लेकिन उनने सब पर गोलियां चलवा दी, है ना। तो एक अपनी लिमिटेशन में, प्रिवेलिंग लिमिटेशन जो थी, उसी लिमिटेशन में रहते हुए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये सब ऐसे हैं कि ये लोग गोलियां चलवा देंगे, तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया कि ये लोग गोलियां ना चला पाएँ, ऐसी मास डिवास्टेशन ना करें। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों को मजबूर किया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट पीपल प्रोड्यूस आउट ऑफ मटेरियल ग्रीड और द ग्रीड to accumulate wealth. It is not that people produce out of material greed or the greed to accumulate wealth. ठीक है ना, but the act of producing the essentials of life engages people into social relationship that may be independent of their will.
है ना। होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मटेरियल की ग्रीड, मतलब कि हमें ये चाह है इसकी, बहुत हमें लालच है, ऐसा नहीं है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और ना कि वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी आवश्यकताएं, जो उनकी नीड है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं लोग, हैं। बट द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल्स, जो हमारी एसेंशियल्स हैं, जैसे कि ब्रेड है ना, डबल रोटी मैन्युफैक्चर होती है, मिल्क मेड की आती है ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई सारे लोग जुड़ते हैं। वहाँ पे कैपिटलिस्ट है, वो फैक्ट्री की जगह प्रोवाइड करते हैं, है ना, संसाधन आता है, बिजली का बिल होता है, वहाँ पे कई सारे वर्कर काम करते हैं, तो इनको आपस में संबंध रखना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखता है, बट द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ इंगेजेस पीपल इनटू सोशल रिलेशनशिप। एक सामाजिक रिश्ता हो जाता है एक वर्कर में, एक कैपिटलिस्ट में, और एक उसके सुपरवाइजर में। मे बी द इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल, भले वो चाहे ना, लेकिन उनको वर्कर से बात करनी पड़ती है कि आप इस समय आइए, आप इस समय छुट्टी ले लीजिए, और वर्कर को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो एक तरीके से सोशल रिलेशनशिप बढ़ती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल्स फॉर पीपल्स, है ना। इन मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कई सारी हिस्ट्री में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्क्स दीज रिलेशनशिप आर क्लास relationship that create class struggle, है ना। according to Marx these relationships are class relationships। class relationship होती हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट से रिलेशनशिप रखेगा, वर्कर से रिलेशनशिप रखेगा, वो आपस में पता करेगा कब छुट्टी है कब नहीं है। कैपिटलिस्ट कहेगा भाई हमें थोड़ा सा 2 करोड़ रुपए चाहिए, या इतना रुपए चाहिए, ये लैंड चाहिए आपकी, है ना, तो माल्या जो है नीरव मोदी से बात करेगा। वर्कर बैंक मैनेजर से बात करेगा। चपरासी पोस्टमैन से बात करेगा। इनके आपस में रिलेशनशिप होते हैं, ये क्लास रिलेशनशिप होती है ना। क्लास इंटर रिलेटेड भी होती है और इंट्रा रिलेटेड भी होती है। मतलब एक क्लास है सुपरवाइजर की, और एक क्लास है हमारे मैनेजर्स की, तो ये आपस में भी रिलेटेड होती हैं, और अपने लेयर्ड पे भी रिलेशनशिप इनका होता है। और कभी कभी क्लास स्ट्रगल भी होता है कि वर्कर सुपरवाइज़र बनना चाह रहा है, और सुपरवाइज़र जो है वो मैनेजर बनना चाह रहा है, मैनेजर जो है वो कैपिटलिस्ट बनना चाह रहा है, तो इसमें क्लास स्ट्रगल भी होती है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी थ्योरी जो है, सोशोलॉजिकल थॉट्स जो हैं, वो किस पे बेस किए हैं। सोशोलॉजिकल थॉट इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कि हिस्ट्री में मटेरियलिज्म क्या था, कि मटेरियल क्यों पैदा किया जा रहा था, लोगों की एसेंशियल, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल। इसी का इन्होंने साइंटिफिक स्टडी की है। तो ये हमने कुछ 3 पॉइंट पढ़े। अब पढ़ते हैं मीनिंग। एच.एम. बेस्ट अंडरस्टूड एज मार्क्स सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, एच.एम. जो है, ठीक है, मटेरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मटेरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मटेरियल का कंडीशन कैसा है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, वो किसको अफेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर और सोसाइटी के डेवलपमेंट को। हिज थ्योरी इन इज दैट मटेरियल कंडीशंस essentially compromise technological means of production and human societies formed by the forces and relations of production। उनका कहना था कि जो मटेरियल का कंडीशन है, मटेरियल कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, ह्यूमन सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय द फोर्सेस। ह्यूमन सोसाइटी जो बनती है, मानव का समाज जो बनता है, फोर्सेस के द्वारा बनता है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में रिलेशन बनते हैं उनके द्वारा बनता है। इट इज हिस्टोरिकल बिकॉज मार्क्स हैज ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ये ऐतिहासिक है क्योंकि मार्क्स ने इसे ट्रेस किया है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। उसने एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ह्यूमन सोसाइटीज का एवोल्यूशन देखा है। मटेरियलिज्म सिंपली मीन्स दैट इट इज मैटर और मटेरियल रियलिटी विच इज द बेसिस फॉर एनी चेंज, है ना। कोई मैटर होता है, कोई मटेरियल होता है जो कि बेसिस होता है किसी चेंज का, ठीक है ना। किसी मैटर की चाह के लिए ही चीज़ों में बदलाव आता है ना। जैसे कि हमारा ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, वो किस मटेरियल के लिए रूल कर रहे थे, कि यहाँ से वो
यहाँ से वो लगान वसूल कर सकें, रेवेन्यू वसूल कर सकें, है ना, यहाँ के रिसोर्सेज का वो यूज़ कर सकें, जो कपास उत्पादन होता है उसको वो ले जा सकें, वहाँ पे कपड़े ला सकें। तो ये ना मटेरियल बेस्ड एवोल्यूशन हुआ। पहले वो केवल ट्रेड करने आए थे। 1498 में वास्को डी गामा जब आया तो वो केवल इस उद्देश्य से आया कि काली कट से वो काली मिर्च ले जाएगा, उसको 600 गुना लाभ पर बेच देगा। लेकिन जब उसको 600 गुना लाभ प्राप्त हुआ तो उनकी देखा देखी में दो चार और आए, जैसे कि पुर्तगाल के दो व्यापारी आए, गवर्नर नीनो डी कूना, और ये सब आए, है ना। तो इनका पहला उद्देश्य क्या था? मटेरियल बेस्ड था। और वो मटेरियल क्या था कि यहाँ से ट्रेड करके काली मिर्च ले जाएं, यहाँ के मसाले ले जाएं, क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो आगे मार्क्स के हम पॉइंट्स देखेंगे। ही सीज that new development of productive forces of society come in conflict with existing relations of production of society come in conflict with existing relations of production. When people become conscious of the state of conflict, they wish to bring an end to it. This period of history is called by Marx the period of social revolution, है ना। जब प्रोडक्शन के मीन्स चेंज होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जैसे कि पहले जो एग्रीकल्चर थी वो हल से की जाती थी, है ना। हल से की जाती थी तो कई सारे कृषक लगते थे, एक हेक्टेयर की खेती में कई सारे कृषक लगते थे, है ना। लेकिन जब से मशीनरी आई है, मशीन्स आई हैं, मैकेनाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर का, तो एक ही मशीन से कई सौ कृषकों का काम हो जाता है ना। तो ये जो कृषक बेरोजगार हो गए हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। और जो मैकेनाइजेशन है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि अब कृषि जो है कैसे आगे बढ़े। जैसे कि पंजाब के कृषक जो हैं उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा काफ़ी उठाया। तो एक पंजाब के कृषक के पास 2 हेक्टेयर की भूमि रहती है औसतन, जबकि बिहार या उत्तर प्रदेश की किसान जो है इनके पास 0.75 हेक्टेयर की भूमि रहती है। तो जो 2 हेक्टेयर का कृषक है उसको एमएसपी पर लाभ ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनको लाभ कम मिलता है क्योंकि इनका परिवार भी बड़ा है बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो इसका ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा किसको ज़्यादा पहुंचा पंजाब के किसानों को, है ना। लेकिन इन किसानों को नहीं पहुंच पाया, बिहार और यूपी के किसानों को। तो इसी में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि इनका तो उन्नयन हो नहीं पा रहा है, लेकिन पंजाब के कृषक को एमएसपी ज़्यादा मिलने से उनका उन्नयन हो रहा है। और एमएसपी का जो अभी कानून लाया गया था, एमएसपी पे नहीं लाया गया था, वो एग्रीकल्चर पे थे 3 कानून, जिसके थ्रू जैसे कई सारे 0.75 के 4 किसान ले लिए जाएं, उनकी 2 से 3 हेक्टेयर की भूमि को एक साथ जोता जाए उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में, तो ये एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती, जिसमें किसानों को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ हो पाता, है ना। तो वो एक तरीके की मैकेनाइज्ड खेती हो पाती। तो इसी से संबंधित कानून लाए गए थे, जिनसे पंजाब के किसानों को लगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगी और हमको भी एमएसपी नहीं मिल पाएगा और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। लेकिन ये इनको घाटा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार और यूपी और जो सीमांत कृषक हैं जिनके पास 0.75 से कम की हेक्टेयर भूमि है, वो जो छोटे छोटे जोत पर किसानी करते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानून थे, है ना। लेकिन लोग नहीं समझ पाए और उनका विरोध करने लगे। तो इस तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, है ना। तो ये भी एक जो प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन के मीन्स चेंज हुए, प्रोडक्शन का तरीका चेंज हुआ, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ ना। इसके अगला पॉइंट देखते हैं। द अर्लियर व्यू दैट ऑफ हेगल वाज दैट आइडियाज वर द कॉज ऑफ चेंज, है ना। क्या होता है चेंज की, क्या कॉज होता है? आइडियाज कि कोई नया आइडिया आ जाता है। जैसे पहले बीटी ब्रिंजल, पहले जो था देसी उपज, देसी बीजों से खेती होती थी, लेकिन अभी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है जेनेटिक मॉडिफाइड खेती होने लगी है। तो उसको कहा जाता है कि ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं पर इनकी प्रोडक्शन कम है या कहीं पे ज़्यादा है, तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है।
जो लोग इसको समझ पा रहे हैं, अपना पा रहे हैं, या जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो ये हीगल ने यही कहा कि कोई आइडिया जो होता है वो इसकी चेंज का कारण होता है। मार्क्स अपोज्ड दिस व्यू, इंस्टेड आर्ग्यूड दैट आइडियाज वर अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, उसका आइडिया रिजल्ट होता है आइडियाज। कि हमने कोई, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से रहित बीजों को चलाना चाहिए। तो ये आइडिया के लिए बीटी ब्रिंजल वगैरह या जीन मॉडिफाइड बीज आए, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक हीगल, मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड दैट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाज सिंपली अ सिंगल और नॉन रिपीटिव प्रोसेस। हीगल और मार्क्स ने रिकॉग्नाइज किया कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है वो सिंपल है और सिंगल है और नॉन रिपीटिव प्रोसेस, मतलब हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं करती है किसी किन्हीं प्रोसेसेस में। कि अब जो है पहले की तरीके से खेती नहीं हो सकती, या अब पहले की तरह बैलगाड़ियां नहीं चल सकती हैं। अब सभी किसानों के पास ट्रैक्टर होते ही होते हैं, क्योंकि एक बैलगाड़ी से अगर बैलगाड़ी से अगर क्या कहते हैं गन्ने जो है ले जाए किसान, तो उसे 2 दिन तो पहुंचाने में ही लग जाएगा। तो उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट है वो सब कम हो जाएगा। तो अब ये हिस्ट्री जो है रिपीट नहीं कर सकती है। तो सिंगल हैंडेड है और नॉन रिपीटिव प्रोसेस है क्या, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की जो हिस्ट्री है वो नॉन रिपीटिव है। कि जैसे पहले कॉलोनियलिज्म चल रहा था, ब्रिटिश के कई क्षेत्र थे जहाँ उसने अपनी कॉलोनी बसा रखी थी और वहाँ के लोगों का शोषण करती थी। लेकिन अब ब्रिटिश चाहे तो वो कहीं पर कॉलोनी इस तरीके से नहीं बना सकती जैसे उसने 18वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है। मार्क्स repudiated Hegelian and post-Hegelian speculative philosophy and built on Feuerbach's anthropological naturalism, है ना। तो ये इन्होंने कुछ कहा, इस पॉइंट को हम आगे समझते हैं।